तो आइए शुरू करें फिर। क्या ऑप्टिक्स शुरू करते हैं, ठीक बात है। और मैं ऑप्टिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। और कर दिया आपने, ऑन कर दिया उसको, ठीक है, बताया जाए। देखिए ऑप्टिक्स जो है वो क्या है। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। व्हाट इज ऑप्टिक्स? द स्टडी ऑफ लाइट। ध्यान से सुनिएगा भाइयों बहनों और चिरकुटों, ध्यान सुनो। ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, क्लियर। और जो ऑप्टिक्स है, आप पूरा का पूरा जो ऑप्टिक्स यूनिट है, हालांकि इस नाम का इस तरीके से कोई यूनिट है नहीं, सिर्फ आउट। इसके दो पार्ट है, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। किसकी क्या 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 है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी को हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रे ऑप्टिक्स, ठीक बात है। और दूसरा पार्ट है जिसे हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स, राइट। अब इन दोनों में पढ़ना क्या है पहले तो ये समझना है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्या महत्व है ये भी हमको समझना है। देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ऐसी ऑप्टिक्स है, एक ऐसी स्टडी ऑफ लाइट है जो पूरी तरीके से कन्वेंशनल है। यानी हम लोगों ने मन गढ़ंत तरीके से एक नियम और कानून डेवलप कर लिया है टू स्टडी द इवेंट्स ऑकरिंग इन लाइट, विद लाइट आई मस्ट से। जितनी घटनाएं लाइट के साथ हो रही हैं, उन घटनाओं के अध्ययन को करने के लिए हमने एक कन्वेंशनल मेथड डेवलप किया है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसमें आने वाला परिणाम यानी रिजल्ट तो सच होगा, लेकिन वैसा प्रोसेस हो रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि सर्वप्रथम आपको मैं एक बात बता दूं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमने उसको देखा ही नहीं और हमारी औकात नहीं कि हम देख सके। वी कैन नॉट सी द लाइट, वी कैन नॉट ऑब्जर्व द लाइट, वी कैन सेंस द लाइट एंड वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ लाइट। नेटवर्क चला गया है, सबके समझ में आ रहा है? मैंने पहले भी आपसे कहा है अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ाने के दौरान कि भगवान ने अपनी सत्ता में मनुष्यों के ऊपर कैप लगा रखा है, लिमिट लगा रखा है। एक हद है हमारी, गो टू हेल, एक लिमिट है हमारी, क्लियर है। अगर आप थ्योरेटिकल अप्रोच रखते हैं, नॉन साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, तो इस ब्रह्मांड और दुनिया और जिंदगी की कुछ ही चीजें जान पाएंगे। अगर आप साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं तो कुछ और चीजें जान पाएंगे जिनमें लॉ शामिल हैं, बहुत सी चीजें शामिल हैं। जैसे आपने पेन छोड़ा और जमीन पे गिर गई, जिसने साइंस नहीं पढ़ रखा है वो कहेगा कि सब भगवान करा रहा है, लेकिन जिसने साइंस पढ़ा वो कहेगा सब ग्रेविटेशनल फोर्स करा रहा है। हाँ या ना? समझेगी कि नहीं? तो जिसने साइंस नहीं पढ़ रखा है वो कहेगा कि भगवान इस दुनिया में है, हम भगवान को खोज रहे हैं और कल रात में हमें मिले थे। जो साइंस पढ़ा होगा वो कहेगा हेलुसिनेशन है, मैरिजुआना लिए होगे तभी ऐसा हुआ होगा। या हो सकता है कि दिमाग के किसी एरिया में ऐसा कुछ हुआ जिसने आपके सामने वो प्रतिबिंब, वो इमेज बना दिया और आपको एहसास हुआ कि वास्तविक है। कभी कभी हम ख्वाब देख के उठते हैं, अचानक से लगता है सब कुछ वैसा ही हो गया है जैसा ख्वाब में हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद होश आता है तो पता चलता नहीं आ रहे, तो नींद में थे। तो दूसरी लिमिट हमारी कहां है? साइंस। पर साइंस हैज आल्सो लिमिट। अरे दीवानो, साइंस हैज आल्सो। अब साइंस के ऊपर आती है प्रोबेबिलिटी। क्या आती है? और प्रोबेबिलिटी जो है वो पार्ट है मैथमेटिक्स का।
यानी साइंस को और अपलिफ्ट कौन बनाती है? मैथमेटिक्स। समझिएगा मेरी बात को, जहां साइंस नहीं पहुंचती वहां मैथमेटिक्स हमें पहुंचा देती है। जहां साइंस फेल हो जाती है वहां मैथमेटिक्स पहुंचाती है। लेकिन मैथमेटिक्स के पहुंचाने का तरीका बड़ा अजीब सा है। मैथमेटिक्स हमको प्रायोरिटी पे लेके जाती है। मिसाल के तौर पे, एक महिला गर्भवती है या गर्भवती होने वाली या हो सकती है या हो गई है, और यह तय करना हो कि भाई इसे मेल बेबी होगा या फीमेल, तो हमारे पास गणित ही है। तुम अम्मा हो, मेरा लल्ला 50% होगा, ये देखो गड्ढे नहीं तो। जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, यस और नो? क्योंकि वहां साइंस फेल होती है। कोई भी व्यक्ति साइंस कितना भी पढ़ लिया हो, बेबी के फॉर्मेशन से पहले यह बता ही नहीं सकता साइंस के बूते पे कि मेल बेबी होगा या फीमेल। बस मैथमेटिक्स ही एक सहारा है। रहने दो भाई, ये लोग क्या समझते हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। गोरिल्ले जैसे शक्ल वाली बहन, तुम चिड़ियाघर मत जाना। सारे बंदर हड़ताल पे बैठ जाएंगे कि मेरी आपा को बाहर छोड़ा हुआ है, हमें अंदर बंद किया हुआ है। मालिक नहीं तो आप समझ नहीं रहे हैं। तो जहां पर साइंस की पहुंच नहीं होगी वहां मैथमेटिक्स पहुंच जाएगा विद द हेल्प ऑफ probability mechanism or the different part of the mathematics as algebra, trigonometry and so on. आपके समझ में नहीं है, तुम बेटे ना किसी दिन फट जाओगी खा के। हमारे चाय का कप ऐसे क्या करिए? हाँ, अरे बहन अगर मेरे पेट में दर्द हुआ, बहन ठीक नहीं फिर तुम्हारा, आप थोड़ा सा गिरा दीजिए, मुंह में लेके थूक ना दे तुम्हारे ऊपर, करा वो भी पी लेंगे। नहीं तो कोई करा छी, बताए जाए। आप इतनी बात समझ गए? तो लाइट के बारे में मामला ऐसा है मेरे भाइयों बहनों कि हमारी पहुंच तो है नहीं। वी कैन नॉट सी द लाइट, वी कैन नॉट सी द लाइट। फिर क्या करें? हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं। तो तुम टेम्पो कर लो जब बेबस हो तो। अरे इनको बस नहीं मिल रही थी, तुमने कहा कि मैं बेबस हूं, है ना? तो अगर आप नहीं देख सकते तो एकमात्र सहारा, हारे का सहारा मैथमेटिक्स। समझ आ गया? जहां कहीं भी हम बात करेंगे ऐसी जो हमारी पहुंच से बाहर होगी, तो सिर्फ गणित ही हमें बचा सकती है। इस ब्रह्मांड के अनेक सत्य जो हमें सत्य लगते हैं, जाने वो सत्य है या नहीं सत्य है, उन सत्य की सत्यता को बताने के लिए हमने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है। चाय कैसी है, लास्ट में बच्चे की दे देंगे, पी लेना, पता चल जाएगा कैसी है। यही काम करता है ये, चाय की दुकान में जाके 4 कप इकट्ठा करके पी जाता है। सूर्यान भाई आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो भैया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उसी का नाम है। ये गणित हमें सहूलत दे रही है, कन्वीनियंस प्रदान कर रही है कि हम जो है लाइट के साथ होने वाले कुछ इवेंट्स को समझ सके और पढ़ सके। हकीकत में ऐसा है या नहीं है वो हम जानते नहीं है। जो भी बात होगी वो बात बस गणित में होगी और गणित के बाहर नहीं होगी, क्योंकि गणित का इमेज बनाना मुश्किल है। क्योंकि जो गणित में संभव है उसका, अब जैसे मैं कहूं कि बताओ जीरो कैसा दिखता है, कह रहा गोल दिखता है। बताए जे आप समझे नहीं, ये सुनो
क्लियर दीदी, आपको क्लियर नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बाबू ध्यान से। तो मेरे भैया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उसी का नाम है। वेव ऑप्टिक्स क्या है? ये वेव, अब देखिए अभी मैं बात करूंगा लाइट के बारे में, तो लाइट का एक वेव नेचर भी है ना? तो हम उसके बारे में मतलब ऐसा समझ लीजिए, लाइट की जितनी भी घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं मैथमेटिक्स से एक्सप्लेन होंगी और कुछ घटनाएं यहां भी मैथमेटिक्स लगेगा लेकिन वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगी। तो जो घटनाएं यहां एक्सप्लेन होंगी रे ऑप्टिक्स, जो यहां होंगी वो आप समझे नहीं। लाइट के साथ कुछ कुछ घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं, आई विल डू चर्चा, राइट? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुने प्लीज। देखिए, सबसे पहले हम यहां पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। आप कहोगे एक बात बताइए, यार रिफ्लेक्शन हम वेव से नहीं पढ़ सकते, पर पढ़ेंगे या? दूसरा, या रिफ्रैक्शन। देखो यूला बाहर ना जाए तुम्हारा, कौन सा? रिफ्रैक्शन। उसके बाद है डिस्पर्जन। कौन सा है? डिस्पर्शन। ये तीन मुख्य घटनाएं आप यहां पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी घटना संलग्न है, नाम है स्कैटरिंग। वैसे आप दोनों जगहों पर इसको देख सकते हैं क्योंकि घटना ये वहीं से एक्सप्लेन होगी ज्यादा बेहतर। तो हम रे ऑप्टिक्स में मुख्यतः कितनी घटनाएं पढ़ने वाले हैं? 3। रिफ्लेक्शन एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसी में ये खत्म हो जाता है। 2 क्वेश्चन आते हैं से लेकर के 3, 2 या 2 या। अब कुछ लोगों के मन में भाव आएगा कि छोड़ क्यों ना दे। देखिए, बूंद बूंद करके लोटा भरा है, घड़ा भरा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भैया एक बात समझिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जब बात रे ऑप्टिक्स की होती है तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान आता है सूर्यांश भाई, आपको तो पता ही होगा, हैं? सिर्फ यही चैप्टर करके जाओगे? नहीं, कुछ और भी करके जाना, वरना वहां पब्लिक को दिक्कत होगी। तो ये चैप्टर करके जाओगे, क्या पढ़ के जाओगे? करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, बोलो ना भाई, हर बात में करके जाऊंगा। देखो यहां क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसी टाइम पास। वेव नेचर में आप पढ़ने वाले एक घटना जिसका नाम है इंटरफेरेंस। क्या नाम है? हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण। दूसरा है डिफ्रैक्शन, जिसे कहते हैं विवर्तन, डिफ्रैक्शन। हाँ, और हाँ, पोलराइजेशन। वेरी गुड, इनका गला फंसा हुआ है, हार्पिक भी है। पोलराइजेशन यानी हिंदी में कहते हैं ध्रुवण। ठीक बात है? तो मेरे भाइयों बहनों, ये तुम लोग क्या सामूहिक कथा सुनने आई हो क्या? ये बैठे बैठे, एक तो पहले ना जो यहां बैठे रहते हैं, बैठे तो क्या हिलते रहते हैं। तो पोलराइजेशन की भी एक घटना है जो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वेव ऑप्टिक्स आपको वेव मोशन के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक बात है? मॉडर्न फिजिक्स के ठीक बाद वेव मोशन आएगा और उसी में लगे लगे वेव ऑप्टिक्स। बाकी मैं जो आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये आपका संडे के संडे पर चलता रहेगा। ठीक बात है? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? अरे हाँ या ना? रे ऑप्टिक्स से बेहतरीन नाम होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तुम लोग बैठ पाए हो आराम से, कम खाया करो तो सही से बैठ पाओगी। आप लिखिए, जगह नहीं है, तुम क्या 2 BHK बनाना है तुमको? 1.5 बित्ते की हो, जगह नहीं, लिखो चुपचाप। उनकी वजह से हो सकता है, वो साउथ इंडियन। बैठे चुप रहो, शशिकला लिखो। बेटे इस्माइली, इनके घर का नाम। हाँ छापो, ये इस्माइल का लेडीज वर्जन है, इसलिए इनका नाम इस्माइली है। क्या बता रही है आपा? नोट्स बनाने हैं? हाँ, थोड़ा नमक कम डालना, ठीक है? हल्की आंच बनाना। तुम थूक मत देना, छन के बाहर आएगा बहन।
तुम लोग पेन के साथ खेल रही हो, बताओ अब ये मिटाने लगेंगे, चिल्लाने लगोगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ये सब क्या कर रहे, क्या ऐसा कर। शैलेंद्र भाई क्या निकाल रहे हो? पेन आपने लिख लिया इसे? क्या कह रही है तुषार भाई? यदि आप लोग लिख चुके हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या कह रहे हैं? चाय भाई पी लें। जी बताया जाए। ठीक है। अरे जागे क्या जब सूर्यांश भाई आज तो संडे था, हैं? क्या हो गया? आपने कुछ बताया कि संडे था तो? ठीक है, अब आप हेडिंग डालना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देखो इधर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। राइट, बतलाया जाए। देखिए नाम में ही आ रहा है ज्योमेट्री, इसका मतलब हमें ज्योमेट्री आना जरूरी। सही बात है। रेखा गणित के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो आपने क्लास 8 तो पढ़ा ही होगा, काफी लोग कक्षा 8 पढ़ के आए होंगे। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, बिल्कुल सही बात है, और तुम लॉकडाउन के अंदर बंद थी, इसलिए तुमने पढ़ा नहीं है। बहुत एहसान किया बहन, लॉकडाउन में आपने जो पढ़ा है, आप समझ लीजिए आपको भारत रत्न मुर्मू जी से बात करेंगे हम कि आपको कम से कम मुरमुरे तो दें। वो कह रही रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी, तो क्लास 8 आपने पढ़ाई होगा। क्लास 8 तक जितनी आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है उतना ही काम का है। अब किसी ने अगर क्लास 8 तक भी बदतमीजी करी है तो भगवान, फिर तुम लोग हिल रहे हो। कसम से हम अब जो हिलेगा ना, खड़ा होकर इतना चपेट मार देंगे, हिला बंद हो जाएगा। क्यों हिले तुम बहन? हम और नहीं तो क्या हम? नहीं तुम हिल नहीं रही, तुम डोल रही हो। पता है? चलो ध्यान समझो। जैसे कॉन्ग्रुएंसी जानते हैं आप, सर्वांग समता, त्रिभुजों की कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी, आइडेंटिकल ट्रायंगल्स। कुछ कुछ याद आ रहा है? याद करिए। हैं? क्या चीज? क्या बता रहा है वो? बहरहाल आपको इतना आता और नहीं आता है तो चिंता करने की बात है। बात नहीं क्यों? चिंता करने की बात है भाई, क्यों नहीं बात है ये चिंता? 8th क्लास का गणित नहीं आ रहा, चिंता करने की बात नहीं है। कह रहे चिंता करने की कोई बात नहीं है, नहीं आता, पढ़े एबीसीडी नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है। हम एबीसीडी पढ़ा रहे पहले। आपको बड़ी एबीसीडी आती है, छोटी वाली एबीसीडी, तो बड़ी वाली एबीसीडी छोटी वाली एबीसीडी कितनी बड़ी है? कह रही है इतनी बड़ी है। तुम टुन होती हो क्या? कल कोई से पूछ रहा था कि वो कैक्टस का पेड़ कैसा होता है, कहीं ऐसा।
बोले अरे ऐसा नहीं होता, बोले नहीं तो फिर ऐसा होता होगा। बताइए दे। देखो, तो यहां पर एक तो ये बात हो गई ज्योमेट्री, ठीक। दूसरी बात क्या है कि जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट? हाँ या ना? कुछ चीजें हमें, तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अपने नियम कानून हैं। उन नियम कानूनों को मैं बताऊंगा, और जो कानून, जो नियम मैं आपको बताऊंगा वो पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स में लागू होगा। चाहे रिफ्लेक्शन पढ़िए, रिफ्रैक्शन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, कुछ भी रटने जैसा इसमें नहीं है। एक बार आप नियम कानून और बातों को समझ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है क्वेश्चंस को करने में, वो साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम होती है कि किसका साइन क्या लिया जाए। अक्सर करके गलती होने का चांस उसी में होता है। ठीक बात है? अरे हाँ या ना? तो मेरे भाइयों और पढ़े लिखे लोगों, बात ऐसी है कि यहां पर मैं आपको पहले कुछ कानून, कुछ नियम, कुछ बातें सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा नेचर ऑफ लाइट के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स जब शुरू होगा तो वहां हमारी बात बहुत तसल्ली से होगी और डिटेल में होगी, वहां पर आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। लेकिन यहां पर हमको कम से कम उतनी बात तो करनी ही पड़ेगी जिसका इस्तेमाल हमारे रे ऑप्टिक्स वाले अलग अलग चैप्टर में होने वाला, अलग अलग टॉपिक्स में होने वाला। इनफैक्ट क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा नेचर ऑफ लाइट के बारे में आपसे बात करूंगा, थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं, क्योंकि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं नेचर ऑफ लाइट, राइट? नेचर ऑफ लाइट। तो बहुत सिंपल बातें करेंगे। देखिए, हम डिटेलिंग्स पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं डिटेलिंग में नेचर ऑफ लाइट के कि ये पूरा एक टॉपिक ही। देखिए, लाइट को किसी ने नहीं देखा है ना, तो लाइट को लेकर के बड़े ही विवादास्पद चीजें। शुरुआत में किसी ने कहा कि लाइट जो है वो कॉर्पसेस की तरह, न्यूटन किसकी तरह है? आपके शरीर में कॉर्पसेस हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जस्ट लाइक उन्होंने कहा भाई कॉर्पसेस पार्टिकल्स की तरह हैं और अलग अलग कलर के पार्टिकल्स होते हैं। पर उनकी थ्योरी बहुत ज्यादा सही नहीं थी, बहुत सी घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखिए, एक बात समझ, जो चीज हमें दिखती नहीं है वो है, वो कैसे तय होती है? घटनाओं से। आप समझ रहे हैं? जो चीज नहीं दिखती है वो है, वो कैसे तय होगी? इवेंट्स से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मास के बारे में आपको बताया, मास तो हमें दिखता नहीं है, पर दुनिया में मास नाम की चीज एग्जिस्ट कैसे करती है, उसका क्या सबूत? उसके दो सबूत आपको मैंने बताए थे, एक इनर्शिया का होना और दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स का होना। कोई मैं बात सही तो नहीं बोल रहा हूं? एक किसका होना और एक इनर्शिया का होना और ग्रेविटेशन फोर्स का होना इस बात का प्रमाण है कि मास नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, पर मास दिखता नहीं है। मास हर जगह है और नहीं है। जो मास को फिजिकली खोजेगा उसे मास नहीं दिखेगा, लेकिन मास तो है। हाँ है ना? ये बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान की प्रमाणिकता क्या है। भगवान हर जगह है और भगवान कहीं नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? जो भगवान को फिजिकली खोज रहा है उसके लिए कहीं नहीं है ही नहीं। कोई बता रहा है अयोध्या में है, आप कहीं भी देख लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अयोध्या में देख लीजिए, काबा में देख लीजिए, गुरुद्वारे में देख लीजिए, चर्च में देख लीजिए, लेकिन बाहर देखने से अच्छा है कि अंदर देख लीजिए, अपने अंदर, वहां जल्दी दिख जाएंगे। वाह क्या बात, यहां शायरी करने आया तुम? नहीं समझे आप? अरे यस और नो? मशीन को जानना है कि मैन्युफैक्चरर कौन है तो अपना लेबल देखे। टाइम लगेगा, समझ में आ रहा है? तो प्रामाणिकता का, किसी चीज की प्रामाणिकता, किसी चीज की प्रूविंग इस बात पर डिपेंड करती है कि हम इवेंट्स क्या हो रही है। लाइट के साथ बहुत सी इवेंट्स होती हैं। रिफ्लेक्शन एक इवेंट है लाइट का। रिफ्लेक्शन का मतलब किसी सरफेस से टकरा के चला आता है। रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंडिंग होती है उसमें। तीसरा डिफ्रैक्शन, किसी भी शार्प एज से टकराता है तो मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है।
चौथा इंटरफेरेंस, दो लाइट वेव्स मिलती है तो एक नया चीज पैदा हो जाता है। पोलराइजेशन, लाइट किसी एक खास टाइप के मटेरियल से गुजरती है तो उसकी एनर्जी आधी हो जाती है। ऑल दिस इवेंट्स हैपन टू द लाइट एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन नेचर। तो इन इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए शुरुआत में कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल कर गई, उसके बाद दूसरी थ्योरी आई। एक और इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन से प्रभाव? इट इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ लाइट। दूसरे नंबर पे आए हाइगेन ने कहा कि लाइट वेव है, वेव फ्रंट एक्चुअली बोला वेव है, और लाइट को वेव की तरह डील किया गया, लेकिन इट्स लाइक अ मैकेनिकल वेव। अब अभी वेव क्या होती है थोड़ी सी उसकी फीलिंग देते हैं। वेव क्या होती है? वेव कोई बता सकता है? व्हाट इज वेव? लहर। कौन नमकीन बेच रहा है इधर? हाँ जी, वेव क्या चीज है? व्हाट इज वेव? वेव जब मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर है, या वेव कहते कैसे, क्या समझते हैं? ये क्या कर रहे हो? इन्हीं आदतों की वजह से तुम्हें अंपायर बनाने का सोचा जा रहा है, हर जगह गुली करने की आदत है। हाँ बताओ। अच्छा कहना है वेव मतलब ऐसे ऐसे जो होती है। कोई वेव जानता है? सूर्याश भाई प्लीज आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हाई स्कूल तो आपने पढ़ाई होगा? हाई स्कूल नहीं पढ़ा था, 9th? तुम सीधे क्या पैदा होके यहीं आ गए हो क्या? बीच में कोई क्लास नहीं आई तुम्हारे? तुम होम स्कूलिंग तुमने कर रखी है। ये होम में था कौन तुम्हारे? खड़ो, बताओ वेव क्या होता है? हम बोले वेव क्या होता कर, तो उससे अच्छा ऐसे कर देते हैं। ये मछली तैरा रहा आदमी, बैठ जाओ। और कोई जानता है वेव? हाँ बहन आप बताना चाह रहे हैं, बताइए। आप खड़े हो जाओ, बताइए। नहीं आपको कसम है महाकाल की, बताइए। अरे नहीं बताएंगे? कोई बता सकता है वेव क्या है? व्हाट इज वेव? एनीबडी कैन टेल? नोबडी है जी? है कोई नहीं? कोई जानता? हाँ पापा ये बताओ। डिस्टर्बेंस, ठीक है। डिस्टर्बेंस इज अ वेव, सिंपल सी बात। वेव क्या है? डिस्टर्बेंस। मीडियम जरूरी नहीं है, इन मीडियम और विदाउट मीडियम। विदाउट मीडियम डिस्टर्बेंस कहां होता है? घर पे। मीडियम में या मीडियम के बिना, राइट? मीडियम या वैक्यूम में या कहीं पर भी डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट कर दिया गया तो दैट इज कॉल्ड वेव। कन्फर्म है? हाँ जी। तुम बैठ जाओ, तुमने किया नहीं है ना, बताते हैं, ठीक बात है। अगर मीडियम में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक। और अगर मीडियम में नहीं हो रहा है, मीडियम के बिना हो जा रहा है कहीं पर डिस्टर्बेंस, वो है नॉन मैकेनिकल वेव, और उसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो जाए तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। वेरिएबल ई और वेरिएबल बी पैदा हो जाए तो दैट इज अ काइंड ऑफ विदाउट मीडियम, बिकॉज ई और बी को मीडियम की जरूरत। समझे नहीं समझे? तो अगर डिस्टर्बेंस मीडियम में हुआ तो क्या बोलोगे? मैकेनिकल वेव भैया। और मीडियम के बिना कहीं वैक्यूम में हो गया, नॉन मैकेनिकल बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम बहुत डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम मोटी मोटी बातें कर रहे हैं। बहन क्या कहती हैं? काफी दुखी लग रही है। किसी ने पीटा है? कोई छोड़ के भाग गया? अगर ऐसा किया उसने तो सही किया होगा। मैं सच बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं इन डेप्थ आपसे बातें नहीं कर रहा हूं। तो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल समझे? पहले लाइट को मैकेनिकल वेव कहा गया, एंड अकॉर्डिंग टू हाइगेन भी ऐसा ही था लगभग।
तो हाइगन से एक सवाल किया गया, अगर ये मैकेनिकल वेव है तो सूर्य से पृथ्वी तक लाइट आती कैसे है जबकि बीच में वैक्यूम है? तो हाइगन का वर्चस्व था, उस हाइगन ने कहा आप लोग नहीं जानते, आप मूर्ख। सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक मीडियम है, नाम है ईथर। आज तक मिला नहीं, होगा तो मिलेगा। बाद में मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि लाइट वेव तो है लेकिन ये कोई मैंगो वेव नहीं है, ये मैकेनिकल वेव नहीं है, इट्स अ नॉन मैकेनिकल वेव, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया? तो लाइट का फाइनल क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बात चली पार्टिकल पे से, फिर आई मैकेनिकल वेव पे, फिर आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, फिर एक घटना घट गई। हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक घटना देखी। घटना का नाम था फोटो इफेक्ट, फोटो एमिशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि बात ऐसी है कि लाइट वेव तो है लेकिन इसका नेचर ड्यूअल है। बड़ी बेकार बात है भाई, नेचर ड्युअलिटी क्या चीज होती है? व्हाट इज द ड्युअलिटी ऑफ नेचर? ड्युअलिटी मीन्स नॉट टू एंटिटीज, एंटिटी इज वन, है वो एक, उसका बिहेवियरल जो परफॉर्मेंस है वो दो तरह का। समटाइम इट बिहेव्स लाइक एंड समटाइम इट बिहेव लाइक। लेकिन जब ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो, और वेव की तरह बिहेव करता है तो, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति, खड़े हो जाओ बेटे, आप बुरा नहीं मानेंगे, हालांकि मैं गलत ही बोल रहा हूं। ये पैदा हुए हैं, तुम डाउनलोड हुए क्या भाई? पैदा हुए हैं तो डेफिनेटली इनके पिताजी होंगे और ये पैदा हुए दुनिया में आए। भगवान ने चाहा, हालांकि भगवान ऐसा चीज नहीं चाहता है, लेकिन भगवान ने चाहा तो भविष्य में इनकी शादी भी होगी। और मैं इस पे थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन इनके संतान होंगी। मुझे पता नहीं है कि कौन जन्म देगा, तो मैं ये होगी, मतलब ये मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये मेल है तो होगी भैया। तो जिस दिन भी इनकी संतान होती है ये पिता स्वयं बन जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, व्यक्ति आपका क्या नाम है? शादान। मिर्जा भी तो है आगे, गालिब क्यों नहीं लगा लेते? किसी गजल से कम नहीं हो? कोई ऐसा कहता तो नहीं तुम्हें? जो कहता है एक थप्पड़ मार देना उसको, उसने गजल भी पढ़ी नहीं है, ठीक है, बसों वाली पढ़ रखी है कि चीटी चली पहाड़ पे मरने के वास्ते, दोस्त चाहिए दोस्ती के वास्ते। तो ये व्यक्ति, अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फादर है या सन है, क्या कह रहे तुम? मदर है ये? आपने माना बनाओ इनको, ये फादर है या सन है? कैरेक्टर इनका, लेकिन जिसके फादर है उसके सन नहीं है, और जिसके सन है, समझे? जब ये सन होंगे तो इनका बिहेवियर अलग होगा, गलती करेंगे पीटे जाएंगे। इनका सन गलती करेगा तो ये सन को पीट देंगे, लेकिन इनके फादर गलती करेंगे तो तब भी यही पीट जाएंगे। आपने अपने घरों में एक्सपीरियंस किया होगा, गलती आपकी हो या पिताजी की हो, पिटना आपको ही है। पीटने के बाद पता चलता उनकी गलती है, और सॉरी भी नहीं बोलते, सुना रहा है, ओ पीट दिया कोई बात नहीं, अपनी ही तो औलाद थी, ये अगली बार पीटने की प्रैक्टिस थी। समझ में आ रहा है नहीं? दृश्य कुछ लोगों की आंखों के सामने से घूम गए, बैठ जाओ, समझे आप? तो नेचर ड्युअलिटी लाइट में कही गई और कहा गया अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ से कि ड्यूअल नेचर है, ये वेव भी है और पार्टिकल भी, बट इट्स नॉट अ मैंगो पार्टिकल। एक अलग तरह का पार्टिकल है जिसमें मास नहीं होता, उस पार्टिकल का नाम फोटोन है। गजब की बात है, एक पार्टिकल बिना मास के, एक पार्टिकल कुछ अजीब नहीं है, बहुत अजीब है। तो अजीब बात करेंगे हम लोग
मॉडर्न फिजिक्स में, फिलहाल के लिए नहीं। हम यहां पर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की पढ़ाई में सिर्फ इतना ही तक मानेंगे कि लाइट एक वेव है, राइट? लाइट क्या है? और खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब वेव की बात आती है, ठीक है, जब वेव की बात आती है तो ग्राफिकली, ग्राफ के अनुसार हम वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेव ऐसी होती है नहीं होती है एक अलग बात है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव। समझ आ रहा है? और भाइयों बहनों, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिप्रेजेंटेशन, ठीक, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी एक डिस्प्लेसमेंट को शो करता है मीडियम के अंदर या मीडियम के बिना भी। इसे वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये मैं फील नहीं ला पा रहा हूं, ये फील मैं आपको वेव में दूंगा कि एक्चुअली वेवलेंथ है क्या चीज। अभी फीलिंग डेवलप नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपको शैलो लेवल पे समझा दे रहे हैं। और एक वेव के बनने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है, और एक सेकंड में जितनी वेव बनती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का संबंध यह है कि फ्रीक्वेंसी 1/t, जिस स्पीड से वेव जा रही है वो v है। लैम्डा कितने समय में गई है? t, तो v बराबर क्या होता है? λ/t। अरे बोलो, या v बराबर हो जाता है 1/2 न्यू होता है, तो न्यू लैम्डा। ये रिलेशन है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, कभी भी। वो सोर्स पर निर्भर करती है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, मीडियम नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, पर फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट फॉर एनी मीडियम, राइट? फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ये कैरेक्टरिस्टिक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक, ये चेंज नहीं होगी। क्लियर? अगर देखा जाए तो 7 कलर की लाइट। जब मैं कलर शब्द बोलता हूं तो कलर शब्द का संदर्भ आपकी आंखों के दिखने से नहीं है। सिर्फ आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगा कि यार कलर तो इतने ढेर सारे होते हैं, लाइट 7 कलर की बता रहे हैं। तो कलर का जो संबंध है वो फ्रीक्वेंसी से, किससे है? एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट को एक डेफिनेट कलर अलॉट किया गया है, क्योंकि वो डेफिनेट कलर का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट मीन कि आप लाइट का कलर देख सकते हैं। नॉट गेटिंग माई पॉइंट। मैंने कहा विब्ग्योर 7 कलर की लाइट है। इसका यह मतलब नहीं कि लाल कलर की लाइट देख रहा हो, पीले कलर की लाइट देख रहा हो, सफेद कलर की लाइट देख रहा हो, वो उनका इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? एंड कलर इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी। कलर का संबंध उस कलर से नहीं है जो कलर आप देखते हैं ऑब्जेक्ट्स का। वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ लाइट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या उसका कलर कभी चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। वेवलेंथ से कलर तय नहीं होता, तय किया जा सकता है, लेकिन वेवलेंथ कलर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कलर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लाइट, एंड कलर अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो फ्रीक्वेंसी से ही जुड़ा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी मैं आपसे भविष्य में बात करूंगा कि व्हाइट कलर की लाइट है, तो इसका मतलब सफेद कलर की लाइट नहीं जा रही है। व्हाइट कलर की लाइट का मतलब होता है 7 कलर का संगम, दैट इज कॉल्ड व्हाइट। जब मैं बोलूं रेड कलर की लाइट है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है। येलो, ग्रीन, ये सब ऑब्जेक्ट का कलर एक अलग बात है। देखिए, आप लाइट के कलर को नहीं देख सकते हैं, लाइट के इफेक्ट से उसके कलर को डिसाइड कर दिया गया है। हम उसको कलर का अलॉटमेंट कर रखे हैं। नहीं समझिए आप? हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ली
और उसके प्रभाव को देखा तो वायलेट जैसा अपीयर हुआ, तो हमने कह दिया ये वायलेट लाइट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। इट मींस, इट डज नॉट मीन कि अगर वायलेट कलर की लाइट है तो वायलेट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का कलर इज डिफरेंट थिंग। ऑब्जेक्ट का कलर इनफाइनाइट हो सकता है। पीला भी कई तरह का पीला है। गाढ़ा डार्क, यस, डार्क येलो, लाइट येलो, मेरा येलो, तेरा येलो, ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ ले लो। है तो होता है, नहीं होता है। और ऑब्जेक्ट्स देखिए, भगवान ने जो हमारी आंखें बनाई हैं उसमें लाइट के कलर का जो रेंज है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए सेम है। महिलाओं और पुरुषों के लिए लाइट के कलर का रेंज विबग्योर हम लोग भी रीड करेंगे, मतलब मेल, आई एम सॉरी, और फीमेल भी सेंस करेंगी। फीमेल भी विबग्योर ही सेंस करेंगी। इंफ्रारेड फीमेल सेंस नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि इनकी नजर दूसरों घर पे ज्यादा रहती है। इंफ्रारेड से कैमरा चलता है। मैंने चुटकुले का रेफरेंस भी दे दिया, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। आपने कैमरा देखा रात में, जो वो इंफ्रारेड से चलता है, लाइट से नहीं चलता। वहां पर लाइट है पर लाइट दिख नहीं रही है क्योंकि वो इंफ्रारेड है, हमें नहीं दिख रही है। कह रही कैमरे को तो दिख रही है, तो हम बाकी कैमरे में देख कैसे रहे? फिर अजीब गड्ढे हैं। जो कैमरा है रात में कैसे देख लेता है भाई? बिना लाइट के कैमरा नहीं देख सकता। लाइट है नहीं, लाइट है पर वो लाइट वो नहीं है जो लाइट हम सेंस करते हैं। यानी वो विजिबल रीच हमारे लिए जो विजिबल है वो नहीं है, वो इंफ्रारेड है एक्चुअली, और कम वेवलेंथ की लाइट जा रही है, वो हमको नहीं दिख रही है पर कैमरा डिटेक्ट करता है और कैमरा उससे हमको। ऐसे कैमरों में देखोगे लाल लाल लाइट दिख रही होगी किनारे किनारे, देखा आपने? वो इंफ्रारेड एमिट कर रहा है। आधे लोग सन्नाटे में आ जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है। देखो भाई, अगर मेरी बातें आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैं बीच में बहुत अच्छी बात कर जाता हूं, ठीक बात है, और बात स्लिप हो जाएगी तो फिर बात चली जाएगी। इसलिए आप ध्यान से कंटिन्यूशन मेरी बात सुनते रहिएगा, ठीक बात है। ये जो तुम ऐसे पोज दे करके बैठी हो फोटो खिंचाने के लिए, ऐसे पहले अपनी शक्ल भी देखो बहन, बताया जाए। ऑलराइट, तो मैंने आपसे कहा कि लाइट का जो विबग्योर है वो महिलाओं की आंखों का भी वही रेंज है और पुरुषों की आंखों का भी रेंज है। आपको वैसे पता नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के कलर का रेंज अलग अलग है दोनों का। महिलाओं के लिए ऑब्जेक्ट का कलर, उसका रेंज अलग होता है, उसका बहुत ब्रॉड रेंज है। पुरुषों में उतना ब्रॉड रेंज। आप जाइए पुरुषों के किसी भी शोरूम में, आप कोई भी ब्रांड के शोरूम में चले जाइए, कपड़ों के ब्रांड के शोरूम में 3-4 कलर मिलेंगे, ब्लू, ग्रे, ब्लैक, वेरी गुड, व्हाइट, ऐसे ही मिलेगा 3-4। महिलाओं के शोरूम में चले जाइए, समझ रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आएगा, गुलाबी भी 6 तरह का गुलाबी है, समझ रहे कि नहीं? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि महिलाओं की आंखों में ऑब्जेक्ट के कलर का रेंज बहुत ज्यादा है। उसके जो रैफिट्स एंड कोन्स है उनका अरेंजमेंट ही बिल्कुल अलग तरह का है। मैं आई आंखों के बारे में बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं? वो बिल्कुल अलग तरह का जी, कोई डिफरेंट। तो इसीलिए महिलाएं बहुत बारीक चीज देख लेती है, बहुत ही कीन ऑब्जर्वर्स होती है। पुरुष कीन ऑब्जर्वर नहीं होगा कभी, उसका कीन ऑब्जर्वेशन होता ही नहीं है, उसको शैलो लेवल की चीजें दिखती है। लेकिन हां, उसको एक खासियत भगवान ने और दे रखी है कि महिलाएं फिर फोकस्ड नहीं होती, एक कलर से दूसरे कलर पर स्विच करना उनके लिए आसान है। अभी ये पसंद कर रही हैं, वहां से चली हैं और जहां बिलिंग काउंटर है वहां तक आई वो, और वहां जब उसने रखा तो वो वाला लेते भाई साहब, वो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई पुरुष जाता पागल ही हो जाता है, कह रहे हैं आप भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, समझ रहे नहीं हम? हाँ, बिल्कुल। आप इरिटेट हो जाएंगे कि ये कौन सी बात है, वहां से यहां तक में कलर चेंज हो गया, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो जो 2 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट उसने चूज किया था, उसका दूसरे कलर का इंप्रेशन अभी तक है। समझ रहे नहीं समझ रहे? पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता।
पुरुष गए और 10 मिनट के अंदर शॉपिंग करके चले आएंगे, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट के कलर का कोई वो सेंस ही नहीं, उनका कुछ ठीक है चलो। वो तो विबग्योर में भी 7 कलर नहीं जानते, समझ रहे? यस। उनसे पूछा जाए प्राइमरी और सेकेंडरी कलर कौन है, क्या कोई नहीं, बस प्राइमरी बात समझ रहे? समझ? तो बहुत वेरिएशन आप नहीं पाएंगे, पर महिलाओं में वेरिएशन पाएंगे। ये ऑब्जेक्ट्स के कलर को लेकर के है, लाइट के कलर को लेकर के। तो जब मैं लाइट का कलर बोलूंगा तो आप समझ जाओगे, यस और नो? इसका संदर्भ किससे होगा? फ्रीक्वेंसी, नॉट द ऑब्जेक्ट कलर। ठीक, जैसे मैं बोलूं ग्रीन तो सब हरा हरा दिखने लगा, यहाँ ग्रीन कलर है क्या? ये ऑब्जेक्ट का कलर है। इट मे बी ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, बॉटल ग्रीन, फला ग्रीन, तेरा ग्रीन, मेरा ग्रीन, पता नहीं कौन कौन ग्रीन, डार्क ग्रीन, इनमें साथ अपना कलर भी जोड़ दिया। बेटे वो डार्क कलर है, अंधेरे में कई बार दिखते नहीं है वो। जब इनसे कहा जाता है हंसो तो फिर ये दिखते हैं, फिर ये पता चलता ओहो ये आदमी इस जगह है। ठीक है, क्या कह रहे भैया? हैं? क्या पूछ रहा है? ऐसी बेइज्जती मैं नहीं सुनता हूं। इसका मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत गोरे हैं। कुछ लोग चमड़ी में ही मजा ले रहे हैं जीवन में। बात समझ आ रही है? अरे हाँ या ना? अरे क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो ये बात समझ आ गई। विबग्योर होगा, फ्रीक्वेंसी से संबंधित होगा, फ्रीक्वेंसी कलर को डिनोट। इतनी बातें क्लियर हो गई है? ऐसा ना करो, हाँ या ना बोलो भाई। दो दे, ये क्या हाँ हाँ होती है? एक और बात मैं आपसे करूं। देखिए, अब होता क्या है कि मैंने कहा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। क्या बोला? स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकते हैं। मौलाना बात समझ में आ रही है आपकी? स्पीड और कोई कह रहा है स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो सकती है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकती है। भगवान से तो डरा करो कम से कम। ठीक बात है। अब होता क्या है, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। वाई सो? ऐसा क्यों? वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ऐसा क्यों? पता नहीं, आई डोंट नो नथिंग। V बराबर क्या है? न्यू लैम्डा। ओल्ड लैम्डा अगर होता तो बताया जाए। देखो, न्यू फिक्स है, लैम्डा बदलता है, V बदल जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर लाइट की वैक्यूम में होती है, यानी सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है? वैक्यूम। क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट? इन वैक्यूम। वैक्यूम इज C एंड विच इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्लो है या फास्ट है? फास्ट है या बहुत फास्ट है? अरे भैया, भगवान ने इस पूरी सृष्टि को, हमको इसी स्पीड ऑफ लाइट से लिमिट कर रखा है। ये बात जान लीजिए, ये बात आप जान लीजिए। बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, लाइट ही एक ऐसी चीज है जिसने हमें भूत और भविष्य दिखाया है। लाइट ही एक ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से हम भविष्य नहीं देख पा रहे। लाइट की स्पीड एक ऐसी चीज है जो हमें फ्यूचर एक्सेस से मना कर देती है। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दौरान कहते हैं कि अगर हम अपनी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा कर दें तो हम दूसरे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, हम भविष्य में चले जाएंगे। टाइम ट्रैवलिंग के लिए लाइट ही जिम्मेदार है। अब आप में से कोई ऐसा होगा, राहुल भाई जैसा हमारे, तो पूछेगा क्या टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है? आई डोंट नो। है जी, मैंने कहा मैक्सिमम। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है पर रियलिटी नहीं है।
जिंदगी में बहुत चीज की प्रोबेबिलिटी होती है पर रियलिटी नहीं होती। ठीक बात है। प्रोबेबिलिटी मजा देती है, रियलिटी क्या देती है? रियलिटी धोखा देती है। भैया के साथ हो चुका है, कोई बात नहीं, तभी से ये गेम खिला रहे दूसरों को तपा रही है गेम खिला खिला के। मेरे साथ कोई खेल गया है, आओ तुम भी खेलो। आप समझ रहे कि नहीं? अरे यस समझ। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे कहने का मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा। आप मीडियम में अगर जाएंगे, अलग अलग मीडियम में, तो स्पीड बदलती जाती है, बिकॉज वेवलेंथ बदलता जाता है। क्या होता है? पता नहीं, वेवलेंथ बदलता रहता है। शी इज अंडर ट्रीटमेंट एक्चुअली। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किस मीडियम में ज्यादा स्पीड है, किस में कम है, किस में क्या है क्या नहीं है, क्या चीज, उसके लिए हम लोगों ने एक टर्म डिसाइड कर लिया है। उस टर्म का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मेरे भाइयों बहनों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, बहुत अच्छी बात है अंकल ने कहा है हमारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम जो होता है वो होता है, इस रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किस में? वैक्यूम में, इन वैक्यूम सी, और बाई में स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? वी। देखो, अगर किसी में स्पीड ऑफ लाइट कम है तो उसका म्यू ज्यादा होगा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसका म्यू, सबसे कम म्यू किसका फिर आना चाहिए? वैक्यूम का। यस और नो? और वैक्यूम के लिए अगर देखा जाएगा, म्यू ऑफ वैक्यूम, म्यू ऑफ एयर या वैक्यूम कह सकते हो, म्यू ऑफ वैक्यूम दैट विल बी 1। मैं जाग जाइए, काफी नींद के आगोश में है आप। मैं इनको जगा दो, एक थप्पड़ मारो जरा। क्या कर रहे हैं? हमें थप्पड़ मारने से हम नहीं जागते हैं। हाँ जी, समझ में आया? तो म्यू हमको बता देगा कि मीडियम कहता है। अगर म्यू ज्यादा है तो हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, और म्यू कम है तो डेंसर रेयर का संबंध किससे है? स्पीड से। जिसका म्यू ज्यादा, स्पीड कम, तो जिसमें स्पीड कम आएगी वो डेंसर हो गया, और जिसमें स्पीड कम आ गई, ज्यादा आ गई, हाँ वो रेयर हो गया। तुम पहले भरतनाट्यम सीखती थी क्या? भगवान नटराज डायरेक्ट आके तुम्हें मना कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? नर्स बोलो। ठीक है। तो म्यू आपको बता देगा कि किसमें मीडियम, किसमें स्पीड ज्यादा है, किसमें स्पीड। ये तो रिफ्रैक्टिव। अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, किसकी? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाइयों और पढ़े लिखे लोगों, भाइयों बहनों और पढ़े लिखे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, चुप रहो तुम, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है उसे बाद में लिखा जाता है, और जिसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है उसे, और ये बराबर आएगा क्या? मैं बोलूं? V2 बाई में V1। कैसे? अरे भैया, दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू पहला। क्यों? क्या? दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू पहला। ये तुम बेच रही क्या बहन? एक काम करते हैं, 22 करते हैं। 22 नहीं भाई, 22 करें। ये लो 22। या ये ना, हम पता नहीं कैसे कैसे लोगों को पढ़ा रहे, ये लोग को अचानक, अच्छा ऐसा क्या?
ये अलग ख्यालों में खोए रहते हैं, इनके दिमाग में अलग पिक्चर चल रही है। सी बाई वी क्या होता है? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? आई होप मैंने गड़बड़ कर दिया है। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई में पहले, यही तो होगा, μ2 बाई μ1। अब सही लिख रहा हूं, आई एम सॉरी। c बाई v2 बाई में c बाई v1, तो ये उल्टा रेशियो आना चाहिए था, v1 बाई, अच्छा v बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा, तो न्यू लैम्डा 1 बाई है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखो, तो दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू पहला हो जाएगा, बोलो, और v1 बाई, और बताओ लैम्डा 1 बाई, समझ में? दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बता देगा कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है। आर यू एग्री विद मी? वो एग्री है, तुम काजी हो और दुल्हा है, आई एम सॉरी दुल्हन है, बताया जाए? अरे यार सर नो, कुछ लोगों के दिमाग में निकाह चलता रहता है, बताया जाए? अरे हाँ या ना? भाजी कह रही हाँ हाँ हाँ, ये तो मैंने खुद देखा है 2-3 लोगों के। समझ गए इतना? तो क्या आप नेचर ऑफ लाइट समझे? बोलो यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए? अभी तक हम रे ऑप्टिक्स पे नहीं आए हैं, अभी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जूता मोजा पहन लो। हाँ क्या लिखो? नेचर ऑफ लाइट लिखेगा, नेचर ऑफ लाइट। बोलूं क्या चीज? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं लिखाएंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपने हेडिंग लिखा, वो देखो आंटी दिखा रही हैं, इसके बाद यही तो लिखना है। एक बात बताइए, इसके बाद यही तो लिखना है यार, ये हमें क्या पता क्या भाई? लिखो चुपचाप। क्या लिखा है? नेचर ऑफ, धोखेबाज हैं। चलो वो तो हम क्या बताएं, किसी से पूछवा सकते थे। क्या लिखा? नेचर ऑफ लाइट लिखिएगा। द लाइट साल भाई लिखा द लाइट शोज ड्यूअल नेचर। The light shows dual nature, comma, wave nature as well as particle nature. दानिश भाई क्या? Wave nature as well as particle. Wow. Wave nature as well as party परसो nature, particle nature. ठीक है? क्या चीज? कह रहे उतार ले, इसको लिखो मेरे भाई कि तुम लोग, रुक जाओ। कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव, कंसीडरिंग लाइट एज अ, रजाक भाई लिखिए आप, ये एक्चुअली बॉर्डर पे जाती है ना, तो वहां क्या काम आता है। कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव, इट्स लिखना है। स्पीड आगे तुम ही हो। इट्स स्पीड ब्रैकेट में भी, यार कूट देंगे, एक तो अंग्रेजी बना रहे हैं, ऊपर से बीच में भाड़ रहे हो। इट्स स्पीड ब्रैकेट में वी, कॉमा, फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में न्यू, and wavelength, and wavelength bracket में lambda is related as, is क्या? related as, ये देखो ठुड्डी पे हाथ रख के बढ़िया इसको लिखो बेटे, लिखो प्लीज, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम्हारी गंदी शक्ल ना होती पीटते तुम्हें। is related as लिख लीजिए इसे। क्या हाथ नहीं पहुंच रहा है? इनसे बोलो।
हे बिलार देवी, मुझे क्या पता, मैंने पीट दिया, जब करोगी तो बराबर हो जाएगा। एडवांस। लिख लिया आपने? और बहन क्या कह रही थी आप? बोला जाए? कौन नहीं? कौन? तुम मुंह मटन लो। चलो, शी इज थिन एक्चुअली। क्या कह रही बेटे? जाड़े का दिन चल रहा है, तुम अपनी नाक तल के खाया करो, पकौड़े जैसी है। चलो, लिख लिया? ये जल्दी लिखो भाई, इतना देर क्यों लगा रहे हो? लिख लिया? बेटे आपका वेव लकवा मारा हुआ नहीं लग रहा है? ये टेम्पो से तो नहीं आया, कहीं गिर गया है? हिच को लिखा खा के वेव बढ़ गया। बहन आपके समझ में आ रहा है? हैं? आगे बढ़ा दें तो पीछे थोड़ी बढ़ाएंगे। लिखिएगा यही जो मैंने बोला, जो लिखा इसे लिखिए, साफ कर लो। एक बात बताओ बेटे, ये लैम्डा लिखा है कि एल? ये लैम्डा है, ये लैम्डा है। तुम जिस भी इष्ट को मानती हो उसकी कसम खा के बताओ, महाकाल, इनसे मैं पूछवाता हूँ, ये मास्टराइन है तुम्हारी, आप बताइए ये लैम्डा है, ये एल है? हम मास्टराइन से पूछ रहे हैं, आप बताओ। हैं? एल है, देखो देखो, कुछ भी क्या, कुछ भी, बस एक बात सीख लिया, कुछ भी जूते का फीता लगा के मुंह में बोल रही, कुछ भी। ये तुम्हारे जूता, दूसरा फीता कहाँ है जूते का? समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटे? आपके समझ में आ रहा है? और आप ये पानी के रास्ते आई हैं क्या, समुद्र के रास्ते? ये जैकेट में मोती कहां से लगी फिर? हैं? समुद्र में मोती मिलती हैं तो मैंने एक तो इनको चुटकुला भी समझाना पड़ता है, इसके समझ में नहीं आता है। हमको समझे साहब। लिख लिया आपने? नो या यस समझ? नेक्स्ट करते हैं। सूर्यांश भाई, आपके समझ में नहीं आ रहा क्या? नेक्स्ट प्लीज। इतना तेज कौन चिल्ला रहा है? पहले तो ये बता, तुम चिल्ला रहे हो? जल्दी लिखा करो, हाथों में चर्बी तुम्हारे। कनस्टर खाली कर रही तुम। बेटे बहन से जीत के दिखाओ तुम। बहन जरा खड़े जाओ, एक बहन दिखा दो। ये ख्वाबों तक में तुम्हें नहीं देख पाएंगे, तुम्हें देखने के लिए 2-3 ख्वाब देखना पड़ेगा इन्हें। एक ख्वाब में आती नहीं है ना वो। ये क्या हम यहाँ बैटरी वाले रिक्शा लेके खड़े हैं क्या? बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। ये आप समझिए। इन्होंने क्या बोला? क्या बोला? बताओ बताओ बेटे, नादान नकली क्या तुम्हारे? कैसे लगेंगे बैटरी वाले रिक्शा लेके? और तुमने इमेजिन कर डाला कि एक भारी भरकम आदमी 6 फीट का बैटरी वाला रिक्शा लेके जा रहा है ना, 4 भाग डालीगंज, 4 भाग डालीगंज, 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 पेट्रोल डालीगंज, ऐसे बोलेगा। KGMC डालीगंज, आलमबाग, सवारी उधर की भी है।
खलासी मिल गया। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटे, अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो, मैं तुमको एक सलाह दे, अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो तो तुम फोन पे डांटना, बहुत सही बात है, आवाज रिकॉर्ड करके भेज देना। अगर तुम सामने आई तो वो चक्कू मार लेगा खुद को, बोलेगा जो फोन पे बात कर रहा था उसको बुलाओ। क्या आप उनकी बच्ची हैं? ऐसा बोलेगा। तुम्हारे समझ नहीं आ रहा क्या? तुमने अपना नाम इस पे लिखाया क्या? इस्माइली पहले से लिखा था? तुम्हें जानते हैं, बोलो, बताया जाए। चलो, इंडिपेंडेंस देखे होगा। हाँ जी, लिख लिया आपने? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया मेरे भाइयों बहनों कि लाइट क्या है और हम लाइट को कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा? रेयर डेंस है ना, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, उसका म्यू कम होगा। डेंसर में स्पीड ज्यादा होगी, हैं? लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ म्यू, द वैल्यू ऑफ म्यू। तो किसने कहा था इतनी कम कम रोटियां खाने के लिए? और इनके ऊपर गिर ना जाना तुम, नहीं तो ये अगले बार में आएगी। लिखो तुम, द वैल्यू ऑफ म्यू इज ग्रेटर फॉर डेंसर मीडियम, is greater for denser medium and speed and wavelength is smaller. Speed and wavelength are smaller, sorry, not is, are smaller. Are and in case of rarer medium and in case of rarer medium situation is vice versa, and in case of rarer medium situation is what? वैसी है, वैसी वर्षा। बताएं? चलो नेक्स्ट। देखिए यहां तक तो बात हमको समझ में आ गई कि लाइट क्या है, ठीक बात है, लाइट की स्पीड क्या है, लाइट के बारे में सारी बातें समझेंगे। अब हम तीन शब्द समझेंगे, तीन बातें समझेंगे। पहले हम रे समझेंगे, रे क्या होता है। दूसरा हम समझेंगे रे डायग्राम क्या चीज है, राइट। और तीसरा हम समझेंगे रूल्स ऑफ रे डायग्राम, रूल्स ऑफ रे डायग्राम, ठीक बात है। देखिए तीन बातें हम अगर समझें तो ही हम रे ऑप्टिक्स को ठीक से समझ पाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज लाइट रे एंड व्हाट इज द रे डायग्राम। हम बार बार यही शब्द प्रयोग करेंगे, रे डायग्राम बनाइए, रे डायग्राम बनाइए। और तीसरा और आखिरी बात कि भाई इस रे डायग्राम के रूल्स क्या है। जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इन व्हाट पैटर्न या इन व्हाट मैनर यू ऑब्जर्व द थिंग्स और द इवेंट्स हैपनिंग विद द लाइट। क्लियर? तो बात ये है कि रे क्या है, ठीक। रे देखिए जो लाइट होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ हाई एनर्जी वेव है ये। कैसी वेव है? हाई एनर्जी। अब अगर कोई बहुत हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा सीधा ही चलेगा,
वो टेढ़ा नहीं चलेगा, मतलब वो कर्वी पाथ को फॉलो नहीं करेगा, वो हमेशा स्ट्रेट को फॉलो करेगा। तो लाइट भी हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। किस 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 पाथ को? बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, राइट, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड। जिस पाथ से लाइट जा रही है उस पाथ को ही हम लाइट रे कहते हैं। तो लाइट रे इज नथिंग बट द पाथ ऑफ लाइट। लाइट रे इज नथिंग बट द पाथ ऑफ लाइट। सुरेश भाई आएंगे जरा प्लीज। आई अपोलोजाइज, रिक्वेस्ट है, सॉरी, अंग्रेजी उल्टी हो गई, आजकल सीख रहे हैं। क्या फंस गई? टांग फंस गई? कुछ लेके नहीं आना है? एक डबल बेड, एसी, तुम क्या जहेज लेके आ रही था? इधर हो, गड्ढे नहीं तो। ध्यान से समझिएगा, भैया को समझिएगा। देखिए अलग अलग टर्म आएंगे हमारे जिंदगी में। जैसे पहले एक टर्म आएगा ऑब्जेक्ट। हु इज द ऑब्जेक्ट? हु इज द ऑब्जेक्ट? कौन है? एक बार फिर करना, नहीं एक बार फिर करो, नहीं एक बार फिर करो। तुम ड्राइवर बनोगे पक्का, कैप्टन बनोगे, क्या उड़ाओगे, क्या चलाओगे? पहले तो ये बताओ, जिस चीज को उड़ाओगे तुम उसी में उड़ जाओगे। समझ आ रहा है? हवाई जहाज आएगी, पीछे वाले में मिलोगे, तुम शिप चलाओगे। ओ शिट, ये शिप चलाएंगे। चलो इधर देखो भाई, इन्होंने टाइटैनिक देखी है, इनको लग रहा है कोई रोज मिलेगी। पोपाई? आप लोग का एंजॉयमेंट खत्म हो। देखिए एक शब्द आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसकी हम इमेज बना रहे हैं। ठीक बात? एक इमेज भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर हम इमेज की इमेज बनाएंगे तो वो इमेज ऑब्जेक्ट। सिंपल बात, हमारे डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। जिसके लिए हम इमेज का फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, आई एम सॉरी मैं आपको व्यक्ति बोल रहा, तो ये व्यक्ति, अगर मैं इसकी इमेज का फॉर्मेशन करने लगा हूं, ये ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती कैसे, पहले तो ये समझना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं गिर रही है तो उसकी इमेज बनेगी ही नहीं, असंभव है। मान लीजिए आपके घर में आईना है, मिरर है आपके घर में, देख के तो नहीं लगता कि है? कोई बात नहीं, हो सकता है होगा, छोटा मिरर होगा, ये माइक्रो वाला है, ये लिपस्टिक लगा रहा है। भाई चेंज कर दो, मैं लाऊंगा तब। तो बहरहाल इनके घर, मान लीजिए आपके घर में मिरर होगा, और एज्यूम करिए ऐसा मैं आपके सामने कभी कि मिरर जहां है वहां लाइट है, और आप जहां खड़े हैं अंधेरे में खड़े, तो आपकी इमेज नहीं बनेगी। मिरर अंधेरे में है, आप लाइट में खड़े हैं, इमेज बन जाएगी। यू ऑब्जर्व समटाइम्स, हाँ या ना? प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे लाइट लगना बड़ा जरूरी है। अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स तो दिख ही रहा है आपको, यहां से लाइट इनके ऊपर गिर रही है। समझिएगा, मैं लाइट रे को समझा रहा हूं, ठीक बात है? और देखो मैं जब तक ये 3-4 बातें समझाऊंगा, बहुत बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद फिर नहीं समझाऊंगा। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ये ऑब्जेक्ट इधर आइए। अकड़ गए हो क्या तुम? तो ठीक से रहो ना। ये क्या है? ऐसे रहूंगा मैं। अब आप ऐसे ही रहेंगे। ये आदमी, किसके ऊपर लाइट गिर रही है? लाइट कहां गिर रही है? पूरी बॉडी पे। भाई पूरी बॉडी दिख रही है राहुल भाई, तो बॉडी लाइट गिर रही है। अब मैं एक पॉइंट इनका चुनता हूं, मान लीजिए ये माथा का पॉइंट, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट चुनता हूं, ठीक? लाइट आ रही है, इनके माथे पे, इनके चेहरे पे गिर रही है, और इत्तेफाक से टकरा करके जा रही है आपकी आंखों में। एक तो ना यहाँ कुछ ऐसे मनहूस लोग बैठे थे, जैसे ये लोग निएंडरथल थे, जबरदस्ती इनको होमोसेपियंस बना दिया गया है कि जो होमोसेपियंस हो जाओ। ऐसे शकल पे ही इनके, बेटे तुम तो एप हो,
ठीक बात है। एप्स हमारे पूर्वज थे। चलो तुम्हें देख के लगता है वैसे। तो भैया इनके ऊपर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट लाइट कर रही है, लाइट आपकी आंखों पे आ रही है, आपको भैया दिख रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए भैया के माथे का एक बिंदु हम चुन लें, ये चुन लें, तो मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी रेज जा रही है। अब रेज जब मैं बोलता हूं तो मैं बोलना चाह रहा हूं कितने रास्ते जा रही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, शैलेंद्र भाई खंबे के सहारे बैठे हुए, भैया का माथा दिख रहा है? भैया माथा दिख रहा है? पीछे भैया जो बैठे हैं टोपे लगा के, भैया का माथा दिख रहा है? आप लोगों को भैया का माथा दिख रहा है? इसका मतलब भैया के माथे से लाइट इधर भी जा रही है, वहां भी जा रही है, वहां भी जा रही है। अगर यहां कोई लेटा होता, कह रहा है जाओ लेट जाओ, ऐसे आग्रह ना करो मेरे भाई, वो सीरियस ले लेगा। ठीक बात है। तो यहां पर भी जाती, यानी इनके माथे से लाइट चारों तरफ जा रही। तो इनके माथे, इनके इस बिंदु से कितने रे, तुम्हें मजा आ रहा है? ये आग बंद कर भाई, तुम अलग फैंटेसी में जा रहे हो। इसको लग रहा है ये लुंगा ब्यूटी पार्लर में है। तो माथे से लाइट कितनी तरफ जा रही है? तो कितने रेस निकले एक पर्टिकुलर माथे से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से? इनफाइनाइट रेस निकले ही नहीं। समझा नहीं आ रही? रेस कुछ थोड़ी है जो हम जो कॉपी में बनाएंगे। रे लाइट नहीं है, लाइट का रास्ता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनके माथे से कितने रास्तों से लाइट जा रही है, तो इनके माथे से कितनी रे निकल रही है? क्या नीचे रे जा रही है? क्या ऊपर रे जा रही है? क्या लेफ्ट जा रही है? क्या राइट? बिल्कुल जा रही है। अभी गुलाब जल लगाना बाकी, आप समझे नहीं? कंफर्म है? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? तो रे क्या है? पाथ ऑफ लाइट। क्या भैया? पाथ ऑफ लाइट। अब यही रही है, बहुत जरूरत है आपने। कहां? हाँ, पाथ ऑफ लाइट। तो रे हो गया कंफर्म। तो सबको रे समझ में आई? रे कभी लाइट मत समझिए, क्या है? हाँ, तो आप कहेंगे पाथ ऑफ लाइट भी तो लाइट है। हाँ लाइट है, पर लाइट ऐसी होती नहीं है। लाइट ऐसी होती है, हमको पता होता। ये जो सीधी सीधी लाइन खींच रहे हो, ये जस्ट पाथ ऑफ लाइट। हाँ, वो अलग बात है कि जो पाथ है वहीं से लाइट जा रही है। अब दूसरा रे डायग्राम। रे समझ में आ गया? रेज की मदद से बनाया गया वो डायग्राम जो इमेज फॉर्मेशन को बताए, या इमेज फॉर्मेशन करे, या इमेज ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, दैट इज कॉल्ड रे डायग्राम। रे डायग्राम एक कन्वेंशनल मेथड है। वैसा कुछ एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा हम नहीं कह सकते। हाँ, कह सकते कि ऐसा ही हो रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है? तो रे डायग्राम हमारे कॉपी पे या हमारे पेपर पे बनाया गया एक डायग्राम है, जिसकी मदद से हम इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते समझते हैं, उनके नेचर को जानते हैं। ठीक बात है? क्लियर हो गई? यस और नो? कोई दिक्कत वाली? हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे हमारे पास क्या हो सकता है? मिरर हो सकता है, क्या हो सकता है? लेंस हो सकता है, क्या हो सकता है? कुछ और इस तरह की चीजें हो सकती, प्रिज्म हो सकता है। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इमेज का फॉर्मेशन होगा या लाइट रे होगी गुजरेगी, तो वो तमाम तरह के प्रभाव और तमाम तरह से इमेज का फॉर्मेशन करने वाले। कंफर्म हो गया? और उस इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए रेज की मदद से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसे हम रे डायग्राम कहते हैं। रे डायग्राम को बनाने के अपने कायदे कानून होते हैं, और रे डायग्राम को बनाने के बाद उसमें जो आपके पास इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके भी नियम होते हैं, जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं।
लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। हम लोग इमेज के संबंधित या ऑब्जेक्ट के संबंधित भी, इमेज के संबंधित बार बार एक बात कहेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये बार बार सुनेंगे, आपने सुना भी होगा, एक्चुअल रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। What is all that real image and virtual image and all these processes and elements of elephant? Yes. क्या है ये सब? अंग्रेजी नहीं समझे? तो क्या है रियल इमेज और क्या है वर्चुअल इमेज? हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? यस और नो? कंफर्म है? देखिए, भाषा और हकीकत दोनों में फर्क होता है। क्लियर है? तो मैं आपको समझाता हूं, आप मेरी बात को समझेंगे। प्रीतम भाई एंड कंपनी आ जाइए, आप लोग एक कॉपी लेके आओ। आप लोग मिरर देखते हैं? प्लेन मिरर? नो? ऐसा रोज कह रहा है। रोज देखते हैं आप लोग? अरे यार बहुत दीवाने हो। यस सर, देखते हैं मिरर। देखते हैं मिरर। आओ मिरर देखो इधर। चलिए, हैं? क्या चीज? ये लाए है ना कॉपी? अब क्या है? ऐसे रखो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये मिरर है। हाँ पकड़ो तो हम क्या करें? ठीक है, ये मिरर, ठीक बात है। और आप मिरर के सामने खड़े होते हो, समझिएगा, आप मिरर के सामने खड़े हो, राइट? अब हम देंगे कूट। कई बारी क्या होता है, लोग गलत फैमिली का शिकार हो जाते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। ठीक है, किसके किसके बारे में? वो सोचता है रियल इमेज का मतलब जो दिखाई देती है रियल में, और वर्चुअल इमेज का मतलब जो दिखाई नहीं देती। भैया, जब इमेज दिखाई नहीं देती तो इमेज काहे की है? तो पहली बात दिमाग से ये बात निकाल दें कि रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, दोनों ऑब्जर्व होती है। कंफर्म? तो फिर रियल और बोलते किस आधार पे? कई लोग इसको ऐसे भी परिभाषित कर लेते हैं, रियल मतलब जो हकीकत में बनती है, और वर्चुअल मतलब जो बनती नहीं है पर लग रहा है कि बनती है। लग रहा है तो कर ले। अपीयर्स, हकीकत और अपीयरिंग। देखो भैया, रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, बनती दोनों है और दोनों हकीकत दोनों होती, एग्जिस्ट करती हैं। फिर आप कहेंगे बात समझ में नहीं आ रही है, ये रियल और वर्चुअल किस आधार पे कहा जा रहा है? क्यों? क्या किस आधार पे कहा जा रहा है? तुम्हारा किस काफी लंबा नहीं था? किस आधार पे कह रहे हैं? यह हमारे लिए जरूरी है। तो अब देखिए बात क्या है, समझिएगा। मान लीजिए एक मॉड्यूल है किसी पास यहां पर, लाओ। आओ प्लीज गाइस, गाइस आओ, फ्रेम में आओ। क्या चाहिए? ये क्यों चाहिए तुम भाई? तुम्हें जो लगा करे मत माना करो। चलो जाओ ऐसे, ये समझो, ये है मिरर। प्रीतम भाई थोड़ा हट जाओ अभी। ये है क्या कह, इसको घुमा दो। क्या बात है बताओ? जॉनसन कोई है क्या तुम्हारे? कोई है क्या? हो सकता है देख करके याद आ गई हो, ऐसा कोई बात है क्या? हैं? कर लो भाई, घुमा दे रहा है। और भाई तुम्हारा सफेद वाला थूक आया मेरे ऊपर। उसको खामखा कोई याद आ रहा है, तो क्या फायदा इसे हटा दिया जाए और उसकी याददाश्त खत्म हो जाए। अगर पेज मिटाने से याददाश्त खत्म हो जाती ना,
तो इतने सैड गाने ना बनते। वाह, क्या दिल जले देखो। तो ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ अपनी इमेज बनाने के लिए, इधर आओ, इमेज बनाने के लिए खड़ा है जो कभी बनी नहीं पाएगी। खैर कोई बात नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर इनके ऊपर पड़ रही है लाइट। क्या पड़ रही है? सोर्स। अगर यहाँ अंधेरा होता तो भैया चाहे कितने भी गोरे होते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गाना बिल्कुल बेकार है कि जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, कमरे में बैठा दो, बत्ती का क्या काम है। ये सब आप क्या बोल रहे? अरे ये गाना है भाई। आप ऐसा गाना है? पता नहीं, हो सकता है। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। ये बड़ा सीढ़ी का क्या काम है? तो यहाँ देखो हमने मिरर लगा दिया, ठीक बात है। अरे ये सुनो, अब मिरर लगाने के बाद क्या होगा कि भैया के ऊपर लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, समझिएगा। ये देखेंगे तो इन्हें क्या ये खुद दिखाई देंगे? आपको खुद नहीं दिखाई देता। जब मिरर में देखते हो तुम खुद को नहीं देख पाते हो। यार ये कैसा आदमी है? आप लोग ऐसा दिखाई देता है तो किसका मुंह देखते हो तुम? किसका मुंह देखते हो? इधर इधर थोड़ा। आप जब आईना, आपके घर में आईना है, वैसे देख के तुमने लगता है ना, जब उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें कौन दिखाई देता? कुत्ता। आपका चेहरा दिखाई देता है कि नहीं? यस सर, दिखाई देता है। प्लीज 4 घंटे में एक बात बता रहे हो, प्लेन मेरे में इनको, भैया को अपना चेहरा दिखाई देगा? इनको आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या आभास हो रहा है कि मेरी इमेज, मैं, अब आपको ये एहसास हो रहा है या आपको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, यू आर ऑब्जर्विंग द रियलिटी इन रियल, कि भैया जितनी दूर हम मुंह पे घुसेड़ो कहां, ये आगे क्या बढ़ाते जा रहे हो भाई? जितनी दूर आप खड़े हैं इमेज उतनी पीछे। अब ये इनकी इमेज बना, भैया आ जाओ, भैया की इमेज बन जाओ। हालांकि मैंने खिलाफ आदमी खड़ा कर दिया है, मुंह कर दे। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अब मैं यहां तो कोई देखो, यहां ट्विन पड़ता नहीं है कोई, नहीं तो ये भैया इनकी इमेज समझ रहे हैं, ये इनको मतलब देख रहे हैं, इनकी इमेज बनी हुई, ठीक? ये सुनो ऐसा। अच्छा आप हट जाओ भैया, ऐसा एहसास हो रहा है इनको। अगर मैं यहां पर एक स्क्रीन लगा दूं, स्क्रीन का मतलब होता है कोई पर्दा, कोई सरफेस। यार तो पॉलिश्ड कौन बोला? कौन पॉलिश्ड बोला? पहले तो ये बताओ तुम। आप यहां पर एक स्क्रीन लगा दे, भैया को दिख रहा है कि मिरर में पीछे की तरफ कुछ बन रहा है, इनको ये दिख रहा है। अगर मैं यहां पर लगा दूं एक स्क्रीन, तो क्या वो इमेज जो इनको दिख रही है, जो इसके पीछे दिख रही है, वो यहां पर आ जाएगी? आ जाएगी। आपके घर में आईने के पीछे दीवार होगी, क्या दीवार पे आपकी इमेज आती है? तो फिर कैसे बोल रहे इस पर आ गई? दिख रही है इनको, आगे हो। इनको दिख रहा है कि इनकी इमेज है पीछे, है ना? लेकिन जब पीछे स्क्रीन रखा जा रहा है तो इमेज मिल नहीं रही। क्या इनको दिखने वाली इमेज इस स्क्रीन पर प्राप्त हो सकती है? सोच लो, हो सकती है। यदि कोई ऐसी इमेज बन जाए जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो सकती, दिख तो रही है पर स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो सकती, तो हम बोलेंगे वो रियल इमेज नहीं है। वो कैसी है? वर्चुअल। वर्चुअल बनती है, वर्चुअल दिखती है, पर स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होती, इसलिए हम उसको वर्चुअल कह रहे हैं। भाई इतने बुरे दिन नहीं हमारे। अभी तो पता है। अरे आप समझ में आया कि नहीं है? ये सुन लो। लेकिन अगर मैं एक कहानी को पलट दूं, पकड़ो इसको, ये वही स्क्रीन है। आप थोड़ा अपना चश्मा देंगे? थैंक यू वेरी मच। आप ये चश्मा देख रहे हैं? इसमें लगा है लेंस, इसमें लेंस लगा है। आपने बचपन में गेम किया होगा, बता रहे हैं। सूरज की रोशनी है और ये थोड़ा इधर हट जाओ, ऐसे थोड़ा रखेंगे तो यहां पर ना इमेज बनती है, बनती है।
क्या सूर्य की या जो भी दिख रहा है उसकी इमेज क्या यहां बन पाई है? स्क्रीन पे मिली? मिली कि नहीं मिली? बनी कि नहीं बनी? मिली कि नहीं बनी? स्क्रीन पर यार ठीक से पकड़ो भाई, थोड़ा मजबूती से पकड़ो। स्क्रीन पे मिलने वाली जो इमेज है वो रियल इमेज, यानी इस लेंस ने कैसी इमेज बनाई, लेकिन इस मिरर ने कैसी इमेज बनाई थी? क्योंकि यहां पर जो इमेज हमको दिख रही है वो स्क्रीन पे प्राप्त, और ये वाली स्क्रीन पे प्राप्त, जो स्क्रीन पे प्राप्त हो जाए वो रियल इमेज, और जो स्क्रीन पे प्राप्त ना हो पाए। आप कहोगे एक बात बताइए, वो तो ठीक है आपने बोल दिया, हमको कैसे पता चलेगा कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज? तो रे डायग्राम के अपने कानून है, उन कानूनों के बारे में मैं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कहां रियल बनेगा कहां। लेकिन रियल और वर्चुअल मतलब ये मत समझिएगा कि ये दिखाई नहीं देता है, ये बनता ही नहीं है। दिखाई भी देता है, बनता भी है, पर स्क्रीन पर नहीं मिलता वर्चुअल। ऐसा नहीं है, और भी मिरर होते हैं, प्लेन मिरर से वर्चुअल बनता है, लेकिन और भी तरह के मिरर हैं उनसे रियल इमेज भी बनती है। जैसे कि बताएंगे ना, सब्र रखो, अभी बात समझा रहे हैं। अभी तो हम आपको अपने पढ़ा कहां रहे हैं, अभी तो आपको पढ़ाने के लायक बना रहे हैं। क्लियर है? अब एक सवाल आपके मन में रह गया या रह जाएगा कि आखिर रे डायग्राम को देख करके या रे डायग्राम में हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि इमेज क्या है, रियल है, रियल है कि वर्चुअल है। और रियल और वर्चुअल इमेज का मतलब समझ गए आप लोग? अरे बोलो, यदि स्क्रीन पे मिल जाए तो और ना मिले तो क्या रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है? रियल इमेज दिखती है, वर्चुअल इमेज दिखती है। तुम नहीं बोली, नहीं तुमने नहीं बोला भाई, झूठ मत बोलो। मैंने बोला वर्चुअल इमेज दिखती, तुमने बोला नहीं। तुम्हें केले के पत्ते कसम बताओ बेटे, वो साउथ इंडियन है, ठीक है। हाँ, मैच हो गया, थूक देना आपा के ऊपर। हाँ बताओ, तुमने सर ऐसे कर दिया था, बोला हाँ था, है? उनकी गिनती, उनकी हिंदी अच्छी है। अब सुनाई दे रहा है? आपके समझ में आया कि नहीं है? अरे यस और नो, जाओ बैठो। क्लियर है? तो रियल वर्चुअल सबके क्लियर हो गया। अब बाकी, अब हमारा अगला जो पार्ट है कि रूल्स ऑफ रे डायग्राम क्या है। आइए रूल्स ऑफ रे डायग्राम समझते हैं। देखिए, हमारे सामने कुछ शब्द आएंगे, जैसे आएंगे इंसिडेंट रे, हमारे सामने आएगा रिफ्लेक्टेड रे, हमारे सामने आएगा रिफ्रैक्टेड रे। जो शब्द आएंगे सब लिख दे रहे हैं। रिफ्रैक्टेड रे, एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट, अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट हम कहेंगे आपसे। रियल वर्चुअल मैंने समझा ही दिया, ठीक बात है। पहली बात तो इंसिडेंट रे क्या है? कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे या इवेंट्स पढ़ेंगे, उस पे जो लाइट गिरती है वो इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ही आती है। कहां से आती है? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? अगर रिफ्लेक्शन नाम की प्रोसेस है, टकरा के आ रहा है तो वो रे रिफ्लेक्टेड हो गया। रिफ्रैक्टेड कौन है? अगर कोई दूसरे मीडियम में जा रहा है तो जो रे है वो रिफ्रैक्टेड है। एक्चुअली मीट का मतलब और अपीयर टू मीट का मतलब क्या है? एक्चुअली मीट का मतलब रे डायग्राम में, और अपीयर टू मीट का क्या मतलब है? एक्चुअली मीट का मतलब रे डायग्राम में ये है कि रे डायग्राम जब आप बनाओगे तो अपने आप रेज मिल जाएंगी, यानी आप उसको आगे पीछे बढ़ाओगे, मतलब आगे पीछे नहीं, अगर आप उसको बढ़ाओगे मतलब वो एक्चुअली अपने आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, तो आप बोलोगे एक्चुअली। और जब अपने आप इंटरसेक्ट ना करे, आपको रे डायग्राम में रेज को पीछे बढ़ा करके, बोलो यार, यानी उसको इनहेंस करके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करवाना पड़ जाए। जब आपको इंटरसेक्ट करवाना पड़े तो अपीयर टू मीट, और अगर अपने आप हो जाए, अब इसका यह मतलब नहीं है एक्चुअली मीट का मतलब वो मिलती हैं और अपीयर टू मीट का मतलब वो मिलती नहीं है पर हमको दिख रहा है कि मिलती। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? भूत प्रेत के बारे में थोड़ी पढ़ रहे हैं,
एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर रे डायग्राम में स्वयं इंटरसेक्ट कर जाए तो एक्चुअली मीट, और अगर हमें इंटरसेक्ट करवाना पड़े तो अपीयर टू मीट। जब भी एक्चुअली मीट होगा तो इमेज बनने वाली रियल होगी, और अपीयर टू मीट होगा तो सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। क्या कन्फर्म है? कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब हम सबसे पहला रूल बताएंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेकर के। किसको? रे डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बताएंगे? जिस जगह इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो, जहां पर इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करे या इंसिडेंट रे उसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट पाया जाएगा। ठीक, जहां रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, वो बनेगी इमेज। और अगर इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट, ऑब्जेक्ट इज रियल। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट, इमेज इज रियल। अगर एक्चुअली मीट हुई इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे, तो ऑब्जेक्ट या इमेज क्या होगी? रियल। और अपीयर टू मीट में वर्चुअल। और इमेज वर्चुअल और रियल का क्या मतलब है? स्क्रीन पर प्राप्त होना या स्क्रीन पर प्राप्त, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप इसमें दूरियां नापेंगे, आप दूरियां नापेंगे, 2-3 दूरियां नाप सकते हैं, 2, 3, 4, 5 दूरियां हो सकती हैं, वैसे 4 ही दूरियां होती हैं। पहली दूरी नापोगे ऑब्जेक्ट की, दूसरी दूरी नापोगे इमेज की, तीसरी दूरी नापोगे फोकल लेंथ, और भी दूरी नाप सकते हो। तो याद रखिएगा, जो भी दूरियां नापी जाती हैं, नापने की शुरुआत इंस्ट्रूमेंट से होगी। इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट नापा जाए, ऑब्जेक्ट से इंस्ट्रूमेंट नहीं नापा। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट मिरर है, क्या है? मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट वहां है 2 मीटर की दूरी पे, तो ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी 2 ही मीटर है। लेकिन नापने का तरीका क्या है? मिरर से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से मिरर? मिरर या लेंस से ऑब्जेक्ट नापोगे। अब मिरर या ऑब्जेक्ट में कोई पॉइंट होगा जहां से आप नापते हो, पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वो पॉइंट की चर्चा हम करेंगे जब मिरर ऑब्जेक्ट मिरर या लेंस पढ़ाएंगे। लेकिन हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से दूरी नापते हैं। हमारा इनिशियल पॉइंट कौन होगा? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से ही हम दूरियां नापते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लेंस है, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया या मिरर बना लिया, मिरर बना लो, मिरर बना दिया, राइट। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, व्हाटएवर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की दूरी यहीं से नापी जाएगी, ये होगा, इसको यू कहते हैं। और कहीं मान लीजिए कि अगर इमेज है, तो इमेज भी कहां से नापा जाएगा? मिरर से। इमेज की दूरी यू कहलाती है, ऑब्जेक्ट की दूरी वी कहलाती है, और ये दोनों के दोनों, ऑब्जेक्ट की दूरी यू कहलाती है, इमेज की दूरी वी कहलाती है। मैं उल्टा बोल दिया, आई एम सॉरी। ऑब्जेक्ट की दूरी यू कहलाती है, इमेज की दूरी वी कहलाती है। दोनों नापी कहां जाएगी? इंस्ट्रूमेंट से। कहां से? बोलो यार। अब इंस्ट्रूमेंट में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में बताऊंगा मैं, ठीक? समझ में आ गया? अरे ये सुनो, कोई भी दूरी नाप लो, इंस्ट्रूमेंट से नापोगे। फोकल लेंथ इंस्ट्रूमेंट से, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंस्ट्रूमेंट से, सबकी दूरी। अब ये प्लस कैसे तय होता है और माइनस कैसे होता है? साइन कन्वेंशन। आपको देखना होगा इंसिडेंट रे को। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है अगर, तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगा। ये कौन है? पक्का? इंसिडेंट रे फिक्स होगा। जो दूरियां इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव होगी, और जो इंसिडेंट रे के अपोजिट होंगी वो नेगेटिव। जैसे यहां पर यू हमने नापा है इधर, इंसिडेंट रे के अपोजिट है डायरेक्शन में है, तो माइनस हो गया। और वी हमने नापा इधर, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। जो दूरियां इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापी जाएंगी दैट विल बी प्लस, जो अपोजिट नापी जाएंगी दैट विल बी माइनस। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, उलझन नहीं है। देखिए, कोई भी दूरी इंस्ट्रूमेंट से ही नापी जाएगी, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ली जाएगी,
अगर मेजरमेंट है और मेजरमेंट अगर अपोजिट है तो माइनस ली जाएगी। एक शब्द यूज होता है हर इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसका नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्नी हिंदी में कहते हैं प्रवर्धन। एक्चुअली हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका काम होता है हमारे लिए जो भी ऑब्जेक्ट है उससे बनने वाली इमेज को या तो बड़ा करना या तो छोटा करना। कई बार हमको जिंदगी में ऑब्जेक्ट को छोटा करना पड़ता है अपनी सुविधा के लिए, और कई बार ऑब्जेक्ट को बड़ा करना पड़ता है अपनी सुविधा के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्टडी करनी है तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको बड़ा करके देखना है, हाँ है ना, लेकिन पीछे से ट्रक आ रही है तो उसको छोटा करके मिरर में देखना है। नहीं समझे? कई बार हमको छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना होता है, कई बार बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी सुविधा अनुसार हमें काम करना पड़ता है। यानी हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का अल्टरेशन करना होता है। क्या करना होता है? और कभी कभी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का अल्टरेशन नहीं भी करना होता, जैसे अपने बाल झाड़ते वक्त हमारा चेहरा जितना बड़ा होगा बड़ा दिखना चाहिए, अगर बड़ा या छोटा दिख गया तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो सम टाइम वी हैव टू enlarge our image whatever we are seeing, और सम टाइम हमें छोटा करना पड़ता है। तो आपको अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम मैग्नीफाई करते हैं इसको। क्या करते हैं? मैग्निफिकेशन जो जनरल टर्म है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, साइज में क्या आता है? एरिया आता है और लंबाई आती है। अभी मैं बताता हूं, साइज ऑफ इमेज बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट समझिएगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ, अरे बोलो भाइयों, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। मिरर हमेशा 2D इमेज बनाता है, 3D बनाता नहीं है। मिरर में आप जो कुछ देख रहे हैं सब 2D है, इट इज नॉट 3D। अरे यार ऑब्जेक्ट ही 2D होता है, 3D ऑब्जेक्ट होता है, 3D सॉरी इंस्ट्रूमेंट 2D होता है, 2D इमेजेस बनाता है, 3D इमेजेस बनाता नहीं है। हम जो भी स्टडी करते हैं 2D होगा, 3D नहीं होगा। क्लियर? तो 2D में क्या हो सकता है? या तो लेंथ या तो एरिया, वॉल्यूम तो हो नहीं सकता। अरे बोलो, इस आधार पे दो तरह से मैग्निफिकेशन को पढ़ते हैं। कितने तरीके से? एक को कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं मेरे भैया? क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। ML यस और नो बराबर में होता है लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ पापियों क्या? लेंथ ऑफ इमेज बाय में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ नहीं समझे? ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज है LI और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है LO। लेकिन मेरे भाई बहनों 2D इमेज भी तो बनती है। अरे पापियों हाँ ना बोलो। तो 2D इमेज बनती है तो इसलिए एरियल मैग्निफिकेशन भी एक शब्द होता है। कौन सा? एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन MA होता है, दैट इज एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ सॉरी इमेज बाय में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सबके लिए होगा लागू, याद रखिएगा। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमको आगे ना लीनियर लिखा होता है ना एरियल लिखा होता है, तो हमें समझना क्या होगा? लीनियर। क्या समझना है? है ना, लीनियर। अगर एरियल मैग्निफिकेशन मेंशन नहीं है तो हम क्या समझेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एक टर्म है जो इस्तेमाल किया जाता है। अब लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जब बात होती है मेरे भाइयों बहनों, तो लेंथ भी तो एक मेजरमेंट है। ये भी तो प्लस माइनस लिया जा सकता है। इसको कैसे प्लस माइनस लेते हैं? इसको लेने के लिए हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट में एक एक्सिस मिलेगा जिसका नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मिलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर लेंथ है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। ऊपर है तो कंफर्म है? अगर इमेज रियल बन गई, अगर इमेज मैग्निफिकेशन विल बी निगेटिव, मैग्निफिकेशन विल बी, और अगर इमेज वर्चुअल बन गई तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म है? मैग्निफिकेशन शब्द सबके समझ में आ गया है? हमारा इंस्ट्रूमेंट हम जो भी यूज करते हैं हमारा दो ही पर्पस है, ठीक है? साइज बड़ा छोटा करना। फिर प्लेन मिरर तो सिर्फ एक ऐसा मिरर है जो सेम साइज की इमेज बना देता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या सबके समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट कहां होगी रे डायग्राम में? जहां पर इंसिडेंट रे मिले या मिलती हुई अपीयर। इमेज कहां होगी? जहां रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड मिले या मिलती हुई। अगर रेज एक्चुअली मीट है तो ऑब्जेक्ट या इमेज रियल हो जाएगा, और अपीयर टू मीट ऑब्जेक्ट या इमेज
यस नो? सारे मेजरमेंट, सारी दूरियां इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है, हाँ या ना? अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजरमेंट है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज को बड़ा छोटा करना, और साइज का मतलब लेंथ भी होता है और एरिया भी होता है। वॉल्यूम की बात हम करते नहीं, क्योंकि वॉल्यूम का कोई चित्रण कोई इंस्ट्रूमेंट करता नहीं। नेटवर्क जा चुका है या आ रहा है? क्या आपको फील आ चुका है? नहीं आया? हमको खेलना रे डायग्राम में ही है, और मैं आपको रे डायग्राम, मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पूरे रे ऑप्टिक्स में 2 या 3 फार्मूला पढ़ाने वाला, उसके अलावा है ही नहीं तो क्या पढ़ाएं, ठीक? लेकिन आपके पास क्वेश्चन चाहे जैसे कर लीजिए, बहुत आसान है, बिल्कुल 2 कौड़ी का टॉपिक है, ठीक बात है। और देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको रे ऑप्टिक्स ही का मास्टर बना करके 2 क्वेश्चन के लिए हम आपको 6 महीना नहीं पढ़ा सकते। जितना एनसीईआरटी के सिलेबस में है, जितना क्वेश्चन आता है वो सब आपका निकल जाएगा, गारंटी है मेरी, और उतना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता भी है, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अब काम करेंगे। क्या काम करेंगे? लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा है? अभी कुछ नहीं लिखा है। चलिए, अब इसको अगले टर्म पे कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि यहीं से बात हमारी शुरू होगी, तो हम याद दिलाएंगे कि मैंने कुछ बताया था, तो आप लोग कहोगे आपको याद नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टर्म पे। थैंक यू वेरी मच।